आइए आज हम आपको एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 2 को स्टार्ट कर रहे हैं। और यहाँ पर जितना भी क्वेश्चन है वो शब्द समस्या है और बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन लगभग 5 अंकों का पूछा जाता है। आइए इसको हम अच्छी तरह से समझाने का प्रयास करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, चूँकि ये सवाल जो है भिन्न वाला है, तो भिन्न वाले में क्या मानना है, हमें भिन्न के अंश को x मान लेना है और हर को y, और अभिष्ट भिन्न क्या हो जाएगा x बटे y। तो यहाँ हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले लिखना है हमें कि माना कि भिन्न का अंश बराबर x। इसको सॉल्यूशन में हम लाते हैं हल में, तो लिखेंगे माना कि भिन्न का अंश बराबर x तथा हर बराबर y, इसलिए अभिष्ट भिन्न बराबर x बटे y। देखो भिन्न का सूत्र क्या बना है, x बटे y, अंश बटे हर होगा, ठीक है। इसलिए प्रश्न से डैश, प्रश्न में जो दो केस हैं, दो स्थितियां हैं, ठीक है, उसको हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर दोनों स्थितियों को दो समीकरण के रूप में व्यक्त किया जाएगा। देखो सवाल क्या होता है, भिन्न के किसी भी सवाल में ये जानना जरूरी है कि यहाँ पर समीकरण हमें प्राप्त कहाँ से होगा। तो इसमें नियम क्या बना है कि भिन्नों के साथ जो संक्रियाएं की जाएगी, अर्थात भिन्नों के साथ जो क्रियाएं की जाएगी उसी से तुम्हारा समीकरण बनेगा। देखो बिल्कुल आसान है कि भिन्न को हम पहले लिखते हैं और भिन्नों के साथ क्या करना है, जो केस 1 में कहा जाएगा वो चीज़ उसका निरूपण कर देना है। वहाँ पर क्या करना है, हमें भिन्न लिख लेना है आराम से x बटे y को। अब यहाँ हम पहला केस को पढ़ेंगे, यदि अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में 1 घटा दें। तो अंश में 1 जोड़ देना है और हर में 1 घटा देना है, तो वह भिन्न 1 में बदल जाता है, अर्थात वह भिन्न 1 हो जाता है। तो जो चीज़ें तुम लोगों ने पढ़ा उसमें क्या समझा, अंश के साथ क्या करना है, 1 जोड़ना है और हर में 1 घटा देना है। तो देखो यहाँ पर अंश के साथ 1 जोड़ देना है और हर में 1 घटा देना है, तो यह भिन्न किस में कन्वर्ट हो जाता है, 1 में, बराबर 1 हो गया। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वज्र गुणन करके हम लोग क्या करेंगे, समीकरण प्राप्त कर लेंगे, 2 चर वाले रैखिक समीकरण है ना। तो यहाँ पर 1 के नीचे 1 समझ रहे हो, 1 से क्रॉस करोगे तो ये हो जाएगा x + 1 = 1 से राइट y - 1 होगा, y - 1 वेरिएबल लेफ्ट आएगा, तो x - y बराबर -1 और यहाँ से +1 जाएगा तो -1, इसलिए x - y बराबर -2, समीकरण 1। पहला समीकरण प्राप्त हो गया। अब देखो जो पहला केस को समझता है उसके लिए दूसरा केस भी आसान होता है, मतलब दोनों केस इसी पर लगभग डिपेंड रहता है। कभी कभार क्या होगा, अगर अंश और हर का योग दे देगा तो वो अलग चीज़ है, लेकिन यहाँ पर दोनों केस जो है वो भिन्न के अंश और हर के साथ कुछ क्रियाएं करवा रहा है, ठीक है। अगेन सेकेंड केस क्या चल रहा है तुम्हारा, सेकेंड केस में है यदि हर में 1 जोड़ दे तो वह 1 बटे 2 हो जाता है। अब हमें नीचे क्या करना है कि सिर्फ हर में क्या कह रहा है, 1 जोड़ दे। तो अगेन अगर हर पहले हम भिन्न लिख लेंगे x बटे y और हर में 1 जोड़ देंगे तो वह भिन्न 1 बटे 2 हो जाता है, हो गया। अब इसको क्रॉस करो और समीकरण प्राप्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 गुना x क्या हो जाएगा, 2x बराबर राइट हो जाएगा, 1 से गुना करोगे तो 1y + 1, इसलिए 2x - y लेफ्ट आ रहा है बराबर राइट में क्या बच रहा है, 1।
ये तुम्हारा समीकरण 2 हो गया। अब देखो इस समीकरण युग्म को हम किस विधि से हल करेंगे, चूँकि ये जो एक्सरसाइज बना है विलोपन विधि का बना है। आपने कुछ सवाल को मेरा पूर्व का वीडियो देख लेना, विलोपन विधि मैंने समझा दिया है। विलोपन का अर्थ होता है छिपाना या कटाना। आप जिसको मन चाहें सिर्फ उसके गुणांक को पूरा करो, x अथवा y के गुणांक को पूरा करो, बस आराम से वो कट जाएगा, चिन्ह भी जातीय होना चाहिए। अब यहाँ देखो, यहाँ माइनस हुआ है, यहाँ माइनस हुआ है, दोनों गुणांक एक है, दोनों का सेम चल रहा है, बराबर है, लेकिन यहाँ दोनों एक जातीय चिन्ह है, इस स्थिति में नहीं कटता है। तो जब नहीं कटेगा तो क्या करोगे, यहाँ पर घटाने पर लिखते हैं तो समीकरण 2 का चिन्ह क्या हो जाता है, बदल जाता है और तुम्हारा y कट जाएगा। तो यहाँ समीकरण 1 में 2 को घटाने पर, अब हम नीचे लिख रहे हैं समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाने पर, अब समीकरण 1 है तुम्हारा x माइनस वाई बराबर -2 और यहाँ है x प्लस 2x और माइनस वाई, 2x माइनस वाई है बराबर 1 है। अब घटाने पर क्या होगा, इसका चिन्ह बदल जाएगा। तो ये माइनस वाई और प्लस वाई कैंसिल, -2x प्लस x है, तो -x बराबर -3 हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, इसलिए x बराबर 3। अब समीकरण 1 या 2 किसी भी समीकरण में इस x का मान रख देना है, y का मान प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर समीकरण 1 में x का मान रखने पर अब समीकरण 1 कितना चल रहा है, x माइनस वाई, x के स्थान पर अगर 3 रखेंगे, 3 माइनस वाई बराबर -2 है, तो निगेटिव हुआ है बराबर -2, ये +3 जाएगा तो -3, या माइनस वाई बराबर -5, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, इसलिए y बराबर 5। अब चूँकि शब्द समस्या में एक बात हमेशा याद रखना कि इसमें जो है लास्ट में ये क्वेश्चन को पढ़ना चाहिए कि मेरा क्वेश्चन का पार्ट क्या पूछ रहा है। तो पूछ रहा है हमसे, देख लो, पूछ रहा है कि वह भिन्न ज्ञात करें, है ना, तो वह भिन्न क्या है, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे अतः अभिष्ट भिन्न, यहाँ पर अतः अभिष्ट भिन्न बराबर x बटा y, तो x का मान कितना निकला है 3 और y का मान 5, तो इसको 3 बटा 5 के रूप में व्यक्त किया जाएगा। यही तुम्हारा आंसर हो गया, ठीक है। देखो शब्द समस्या में क्या होता है, अधिकांश छात्र समझ ही नहीं पाते हैं और क्वेश्चन बहुत भारी नहीं रहता है, क्वेश्चन तो इससे आसान कहीं रहता ही नहीं है, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन है तुम्हारा सेकेंड, रोमन 2 है। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। यहाँ 2 व्यक्ति हैं, एक है नूरी और एक है सोनू, है ना। तो नूरी की आयु और सोनू की आयु को हम लोग x और y वर्ष मान लेते हैं, है ना। तो वर्तमान आयु मानना है। यहाँ पर हल में हम बता रहे हैं कि माना कि नूरी की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष, तथा सोनू की वर्तमान आयु, सोनू का वर्तमान आयु बराबर y वर्ष। इसलिए प्रश्न से प्रश्न का पहला केस क्या कह रहा है, पहला स्थिति तो मैंने बताया था
कि देखो क्या क्या पढ़ना है 5 वर्ष पूर्व। देखो ऐसा क्वेश्चन मैंने पहले बताया है, 5 वर्ष पूर्व क्या होगा, तब पूर्व को माइनस में किया जाता है तो x माइनस 5 होगा, और एज जो होता है, उम्र जो होता है ऑटोमेटिक चलता है। जब नूरी की आयु 5 साल पहले होगा तो सोनू की आयु भी 5 साल पहले ही क्या करना है, कैलकुलेशन में लाना है। ठीक है, इसके बाद क्या पढ़ना है, कितनी गुनी, 3 गुनी, बस बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है, 5 वर्ष पूर्व और 3 गुनी, इतना से तुम्हारा काम चल जाएगा। अब देखो 5 वर्ष पूर्व के लिए मेरे पास व्यंजक बना x माइनस 5 और बराबर y माइनस 5, मतलब ऑटोमेटिक ढंग से स्वतः दोनों में 5 साल घट गया। अब क्या करना है, 3 गुनी। 3 गुनी किसका, याद रखना है राइट वाले के साथ क्रिया करना है, तो सोनू की आयु का, सोनू यही है, इसका क्या गुना, 3 गुना, बस x माइनस 5 बराबर 3y माइनस 15, लेफ्ट आएगा x माइनस 3y बराबर माइनस 15 प्लस 5, राइट जाएगा माइनस 5, तो इसलिए x माइनस 3y बराबर माइनस 10, समीकरण 1। अब अगेन, अब हम दूसरे केस को पढ़ते हैं, तो क्या कह रहा है, फिर जस्ट उसी ढंग से पढ़ना है। देखो बहुत बार नहीं पढ़ना है, नहीं पढ़ते रह जाओगे। यहाँ क्या पढ़ना है, 10 वर्ष पश्चात, 10 वर्ष के बाद, ठीक है, चलो पढ़ो आगे, 2 गुनी हो जाएगी, बस इतना पढ़ना है। बहुत छात्रों को समझ में आ गया होगा कि मेरे पास क्या व्यंजक प्राप्त हो रहा है। ठीक है, 10 वर्ष पश्चात क्या लिखोगे, x प्लस 10 बराबर y प्लस 10, और y प्लस 10 को कितना से गुना, 2 से, बस हो गया। बढ़ाओ, क्या करें इसको, चलो लिखते हैं हम x प्लस 10, 10 साल जोड़ दिया, बराबर y प्लस 10, और इसका क्या गुना बोल रहा है, 2 गुना। चलो हल करो इसे, x प्लस 10 बराबर 2y प्लस 20, लेफ्ट आएगा x माइनस 2y 20 माइनस 10, इसलिए x माइनस 2y इजकल टू 10, 10, समीकरण 2। समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। देखो इसका कैलकुलेशन भी देखते रहना, हल कैसे किया जाता है आराम से। अब देखो इसमें क्या, किसको कटाना है, तो देखो हमको लग रहा है कि x गुणांक 1 है और यहाँ भी x गुणांक 1 है, हम x गुणांक बराबर चल रहा है, लेकिन दिक्कत क्या है, इसमें भी प्लस है, इसमें प्लस, एक जाति का चिन्ह है, तो यहाँ घटाने पर लिखेंगे, चिन्ह बदल जाएगा और ये कैंसिल हो जाएगा। क्या लिखेंगे, समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाने पर, अब समीकरण 1 चल रहा है तुम्हारा x माइनस 3y बराबर माइनस 10, और दूसरा समीकरण है x माइनस 2y बराबर 10, चिन्ह बदलो, माइनस, ये प्लस हो जाएगा और यहाँ माइनस, x और माइनस x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ माइनस 3y, यहाँ प्लस 2y, बचेगा माइनस y बराबर माइनस, दोनों निगेटिव है, जुटेगा 20, माइनस कैंसिल हो जाएगा, इसलिए y बराबर 20। अब इस y का मान समीकरण 1 में, किसी भी समीकरण में रख सकते हो, समीकरण 1 में y का मान रखने पर, अब समीकरण 1 में हम y का मान रखेंगे, इसलिए समीकरण 1 क्या है, x माइनस 3y, x के स्थान पर और y का मान रखना है ना, तो y का मान रखना है, तो x माइनस 3 इंटू y का मान 20 बराबर माइनस 10 है। इसको हल करते ही x माइनस 20 या 60 बराबर माइनस 10, माइनस 60 राइट जाएगा, x बराबर माइनस 10 प्लस 50 प्लस 60 हो जाएगा, इसलिए x बराबर 60 में 10 घटेगा तो 50 हो गया। तो नूरी की आयु निकल गया 50 वर्ष
और सोनू की आयु 20 वर्ष, है ना। लास्ट में हम आंसर शो करेंगे क्योंकि पूछा गया है नूरी और सोनू दोनों की आयु कितनी है ना। तो लिखेंगे आता है नूरी की आयु, ऊपर कर देते हैं, आता है नूरी की वर्तमान आयु बराबर कितना वर्ष निकला, 50 वर्ष, तथा सोनू की वर्तमान आयु, सोनू का वर्तमान आयु बराबर 20 वर्ष। यही तुम्हारा आंसर हो गया। अगर आंसर चेक करना चाहते हो तो दोनों केस पर इसको समझ करके देख लो क्या होता है कि नहीं, ठीक है। अगर हम पहला केस को पढ़ें 5 साल पहले, तो तुम दोनों में 5 साल घटा दो, 50 में 5 घटेगा 45 और 20 में 5 घटेगा 15, ठीक है। तो 15 तिया 45, क्या 3 गुना हुआ कि नहीं। चलो इसके आधार पर ये पता चलता है कि हम लोगों का आंसर सही चल रहा है, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। देखो 2 अंकों वाली संख्या का सवाल है ना। तो सबसे पहले तुमको जानना है 2 अंकों वाली संख्या का एक फॉर्मूला बना है, सूत्र बना है। क्या बना है, तो 10 गुना दहाई अंक प्लस इकाई है। इसको याद कर लेना, ऑब्जेक्टिव आता है कि 2 अंकों वाली संख्या का सूत्र क्या होता है, 10 गुना दहाई अंक प्लस इकाई है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, मानेंगे पहले, माना कि 2 अंकों वाली संख्या, 2 अंकों वाली संख्या का दहाई अंक बराबर x तथा इकाई अंक बराबर y। इसलिए अभिष्ट संख्या, यही संख्या में ज्ञात करना है। तो अभिष्ट संख्या बराबर 10 गुना दहाई अंक 10x और प्लस इकाई अंक y हो गया। अब इसमें क्या है तुम्हारा कि सवाल जो है, अगर अंकों को पलटने से प्राप्त संख्या कभी हो रहा है तो ऑटोमेटिक ढंग से तुम लिखते जाना, अंकों के पलटने से, अंकों को पलटने से प्राप्त नई संख्या। अंक को पलटाओ, x के स्थान पर y के स्थान पर x, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 10y प्लस x, ठीक है। ये अंक को पलट करके संख्या बना है। अब यहाँ पर इसलिए प्रश्न से डैश, देखो 2 अंकों वाली संख्या जो है अक्सर ये देखा जाता है कि 2 केस जो रहता है तो किस कंडीशन में रहता है, तो जो पहला केस रहता है वो अंकों से रिलेटेड रहता है। याद रखो, अंकों से का रिलेशन बनाया जाता है उसमें, और दूसरा केस जो रहता है वो संख्या से रिलेटेड रहता है, ठीक है। बहुत छात्र इस चीज़ को जानते हैं, उसको कोई भय नहीं होता है। एग्ज़ाम में क्वेश्चन को देखता है, आँख कान मूंद करके स्टार्ट कर देता है कि माना कि 2 अंकों वाली संख्या का दहाई अंक x और इकाई अंक y। देखो होता क्या है, अगर हम इकाई अंक x मानेंगे, दहाई अंक y मानेंगे, तो फिर तुमको फॉर्मूला कम्प्लीटली आना चाहिए कि 10 गुना दहाई अंक प्लस इकाई अंक होता है, ठीक है ना। तो यहाँ मैंने दहाई अंक को x माना है, ठीक है ना। तो यहाँ 10 गुना दहाई अंक 10x प्लस y, ऐसा लगता है कि एक सिस्टम में चल रहा है, ठीक है। नहीं तो जैसे उल्टा मानोगे तो संख्या 10y प्लस x हो जाएगा। तो पलटने वाला संख्या जो होगा तब तुम्हारा 10x प्लस y आएगा, ठीक है। ये हमेशा याद रखना, पहले हम दहाई अंक को मानते हैं, ठीक है ना। चलो अब हम सवाल जो बोल रहे थे कि दोनों केस पर मैं बात कर रहा था, तो देखो दोनों केस पर क्या बात कर रहे थे। मैंने बताया कि पहला केस जो है
वो अंकों का रिलेशन बना करके है। 2 अंकों वाली संख्या के अंकों का योग 9 है। तो देखो तुम्हारे यहाँ जो तुम लिखे हो, यहाँ देखो अंक का ये 2 लाइन है और ये 2 लाइन है जो संख्या के लिए प्रयुक्त हुआ है। तो जब अंकों की बात आएगा तो यहाँ अंक को जोड़ा जाएगा। तो अंक का योग कितना है? 9। तो पहला केस से समीकरण प्राप्त हो गया x + y = 9, समीकरण 1। अब अगेन अब हम दूसरे केस को पढ़ेंगे। तो बताया गया कि संख्या का जो होगा, संख्या से रिलेटेड कोई केस, कोई स्थिति बनाएगा। ठीक है। तो यहाँ क्या कह रहा है कि इस संख्या का 9 गुना, एक बार पढ़ लो, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। मतलब क्या कह रहा है कि संख्या का 9 गुना। तो देखो मेरे पास अभिष्ट संख्या 10x + y है। यहाँ से देखो, यहाँ से संख्या उठाओ, ये दोनों संख्या है। तो संख्या लिख लिए और बराबर में पलटने से प्राप्त संख्या भी लिख लेते हैं। अब इस दोनों के साथ क्या कह रहा है कि संख्या का 9 गुना, इसको कैसे गुना? 9 से, और पलटने से जो प्राप्त संख्या हुआ उसका 2 गुना, इसको 2 से गुना कर देंगे। बस यही केस में है, यही स्थिति बना हुआ है कि संख्या का 9 गुना, पढ़ो इसको, संख्या का 9 गुना पलटने से, अंकों के पलटने से प्राप्त संख्या का 2 गुने के बराबर है। तो चलो इसको हल करते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 9 से गुना करेंगे, ये 90x हो जाएगा प्लस 9y होगा, और राइट तुम्हारा 2 से गुना करेंगे तो 20y प्लस 2x हो जाएगा। इसको हम लेफ्ट ले आते हैं। ये 90x प्लस 9y माइनस 20y और माइनस 2x बराबर 0। अब हम 90 में अगर हम 2 घटाते हैं 2x, तो यहाँ 88x बचता है, और माइनस 20y में 9y घटेगा तो 11y बराबर 0। अब इस समीकरण को हम क्या करते हैं, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं कॉमन लेकर के। ठीक है। यहाँ हम समीकरण को कॉमन ले लेते हैं इसमें। तो क्या कॉमन आ जाएगा तुम्हारा? 11 बचेगा। 8x माइनस y बराबर 0, कॉमन ख़त्म हो जाएगा, राइट 0 है तो ये हो जाएगा 8x माइनस y बराबर 0, समीकरण 2। ठीक है। अब देखो तुम्हारे पास समीकरण युग्म प्राप्त हो चुका है। समीकरण 1 यहाँ पर है, समीकरण 2 यहाँ पर है। अब इसमें क्या देखना है, किसको कटाना है। तो देखो यहाँ प्लस y है, यहाँ माइनस y है। गुणांक तो 1 दोनों का है, गुणांक भी समान है और चिन्ह भी जाती है, तो ऑटोमेटिक ये कट रहा है। तो यहाँ जोड़ने पर क्या होता है, समीकरण 2 का चिन्ह बदला नहीं जाता है। तो यहाँ समीकरण 1 में 2 को जोड़ने पर, है ना, यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 में समीकरण 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 में समीकरण 2 को जोड़ने पर। अब देखो पहला समीकरण है x + y बराबर 9, और दूसरा समीकरण है 8x माइनस y बराबर 0। अब यहाँ पर माइनस प्लस y कैंसिल, 8 9x बराबर 9, या x बराबर 9/9 जाएगा, कैंसिल हो जाएगा एक बार में, इसलिए x बराबर 1 निकल गया। अब तुमको यही x का मान समीकरण 1 में रखना है। तो समीकरण 1 में x का मान रखने पर, अब समीकरण 1 में अगर हम x के स्थान पर 1 रखते हैं तो क्या हो जाएगा 1, और यह है प्लस y बराबर 9, तो 1 + y बराबर 9। अब यह y बराबर हो जाएगा तुम्हारा 9 - 1, इसलिए y बराबर तुम्हारा 8 निकल गया। अब इसको क्या करना है, चूँकि सवाल क्या होता है, शब्द समस्या मैंने बताया, एक बार हिसाब को क्या करना चाहिए, पढ़ना चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पर हम एक बार हिसाब को पढ़ेंगे तो पता चल रहा है कि वह संख्या ज्ञात करो। संख्या का मतलब यहाँ रिक्वायर्ड नंबर, जो अभिष्ट संख्या है ये। ठीक है। पलटने वाली संख्या नहीं, अभिष्ट संख्या, है ना। तो अभिष्ट संख्या
क्या है 10x प्लस वाई है, तो 10x प्लस वाई पर x और y का मान रख देना है, आंसर हो जाएगा। अतः अभिष्ट संख्या बराबर तुम्हारा चल रहा है 10x प्लस वाई। यहाँ पर x का मान रखेंगे कितना 1, तो 10 गुना 1 जोड़ y का मान 8, 10 का 10 और 8 18, यही तुम्हारा आंसर हो गया। तो संख्या कितना प्राप्त हो गया 18। अब ये देखना है दो केस है, दो स्थिति है, दोनों स्थितियों को हम इस आंसर से संतुष्ट कराते हैं। ठीक है, अब ये देखो कि x और y का मान निकला है, x का मान कितना निकला 1 और y का मान निकला है 8। तो ये x और y क्या है अंक, अंकों का योग करो 9 होना चाहिए, तो 1 जोड़ 8 बराबर 9 हो गया। ठीक, चलो दूसरा केस है कि संख्या मेरा कितना निकला 18, संख्या कितना निकल गया 18। तो क्या कह रहा है संख्या का 9 गुना, तो संख्या का 9 गुना करो, 18 नमा 162। ठीक है, लेफ्ट हो गया 162। संख्या को पलटने से, अंकों को पलटने से, अंक पलटो 18 का, क्या हो जाएगा 81। तो उसका क्या गुना के बराबर 2 गुना, 81 गुना 162। बहुत छात्रों को समझ में आता होगा कि हम लोगों ने जो हल किया है वह बिल्कुल सही है। नहीं तो अक्सर छात्र क्या करते हैं, क्वेश्चन तो बनाते हैं लेकिन उसको ये होश नहीं रहता है कि मैंने जो बनाया वह सही है या गलत है। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 4। मीना 2000 रुपया निकालने के लिए एक बैंक गई, उसने खजांची से 50 रुपये तथा 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए, ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपये और 100 रुपये के कितने कितने नोट प्राप्त किए। यहाँ दो तरह के नोट हैं, एक 50 रुपये वाले नोट और 100 रुपये वाले नोट। ठीक है, तो यहाँ हम 50 रुपये वाले नोटों की संख्या को x मान लेंगे और 100 रुपये वाले नोटों की संख्या को y मान लेते हैं। बाद में देखते हैं कि मेरा स्थिति क्या चल रहा है, किस स्थिति से कैसा समीकरण प्राप्त होगा, वो बाद में बताया जाएगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं कि माना कि 50 रुपये वाले 50 रुपये वाले नोटों की संख्या बराबर x तथा यहाँ 100 दे देना है, 100 रुपया वाले नोटों की संख्या बराबर y, इसलिए प्रश्न से डैश। देखो हम यहाँ जो प्रश्न में केस है उसको हम समझाते हैं। क्या बात है इसमें कि देखो हुआ क्या है कि यहाँ पर चूँकि मेरे पास नोटों का ये नंबर है, संख्या है x गो, मतलब x नोट प्राप्त हुआ, नंबर में है ये, है ना। तो क्वेश्चन को पढ़ने के बाद पता चला होगा कि 25 नोट कुल प्राप्त हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों नोटों को अगर जोड़ा जाए नंबर को तो वो 25 हो जाएगा और यहाँ पर समीकरण 1 प्राप्त हो जाएगा। तो नोटों की संख्या से एक इक्वेशन प्राप्त होगा समीकरण, और दूसरा क्या होगा नोटों के वैल्यू से, नोटों के मूल्य से प्राप्त होगा। ठीक है, तो देखो पहला मैं बता दिया उन्होंने 25 नोट प्राप्त किया था, तो हम नोटों के नंबर को जोड़ लेते हैं तो ये x प्लस वाई होता है और टोटल नंबर नोट का दिया गया है 25 से कंपेयर हो जाएगा, तुलना हो जाएगा। ये समीकरण 1 हो गया। अब अगेन में होगा कि मैंने बताया कि नोटों का जो वैल्यू है, मतलब नोटों का जो वैल्यू है कितना रुपये का नोट प्राप्त हुआ, तो बताया गया कि यहाँ पर 2000 रुपये
प्राप्त हुए हैं। ठीक है, कितना रुपया प्राप्त हुआ है देख लो, यहाँ पर है शुरू में दिया हुआ है 2000 रुपया निकालने के लिए वह गई थी। कितना निकालने के लिए गई थी? 2000। अब ये देखना है कि यहाँ पर नोटों का वैल्यू क्या समझ में आ रहा है। अब देखो, एक नोट अगर 50 रुपया का दे देता है तुमको, तो कितना उसका वैल्यू समझते? 50 रुपया, मतलब 50 गुना 1। ठीक है, नंबर से गुना करना है। अगर 2 नोट 50 का मिल जाए तो 100 रुपया। तो कैसे 100 रुपया? तो 50 गुना 2 करते हैं, मतलब जितना नोट का नंबर होता है एक नोट के वैल्यू से उसको मल्टीप्लाई गुना किया जाता है। अब ये बताओ, 50 रुपया नोटों का वैल्यू है और वहाँ एक नोट का वैल्यू 50 रुपया है और नंबर नोट का कितना है? x है। तो नोटों का वैल्यू कितना हो जाएगा? 50x। अगर x नोट, नंबर में x नोट प्राप्त हुआ है तो 50 रुपये का, तो उसका वैल्यू क्या होगा? 50 गुना नंबर, तो 50 गुना x। तो ये नोटों का वैल्यू, ये 50 रुपये वाले नोटों का वैल्यू 50x और प्लस, अब यही घटना 100 रुपये वाले नोटों के साथ होगा तो उसका नंबर कितना है? y। तो 100 गुना y 100y। ये तुम्हारा हो जाएगा टोटल वैल्यू हो गया, बराबर टोटल प्राप्त हुआ है 2000। अब यहाँ पर हम 50 कॉमन ले लेते हैं, क्या बच रहा है? x प्लस 2y इजकल टू 2000। 50 से काटो, यहाँ 40 हो जाएगा। ठीक है, इसलिए x प्लस 2y बराबर 40। समीकरण 2। अब इस समीकरण को हल करना है तो दोनों जगह x दिख रहा है लेकिन चिन्ह एक जाती है, प्लस है, तो समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाया जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाने पर। अब समीकरण 1 क्या है तुम्हारा? x प्लस वाई बराबर 25, 2 है तुम्हारा x प्लस 2y बराबर 40। अब यहाँ पर चिन्ह बदलेंगे, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस। अब प्लस x माइनस x कैंसिल, माइनस 2y प्लस y माइनस y बराबर माइनस 40 में 25 घटेगा तो 15 कैंसिल, इसलिए y बराबर 15। अब समीकरण 1 में y का मान रखने पर, समीकरण 1 में y का मान रखने पर, अब देखो समीकरण 1 कितना चल रहा है? x प्लस वाई, तो y का मान रखना है कितना? 15। तो इसलिए x प्लस y के जगह कितना? 15 बराबर तुम्हारा कितना है? 25 है, या x बराबर 25 घटाओ 15, इसलिए x बराबर 10। x बराबर कितना निकल गया? 10। ठीक है, अब ये देखना है तुम्हें कि यहाँ पर x किसका वैल्यू था? ये तुम्हारा 50 रुपया वाला नोट, ठीक है, और y वैल्यू किसका था? 100 रुपया वाला। तो 100 रुपया वाला कितना निकला? 15। तो 15 गुना 100 1500, और यहाँ निकला 10 नोट कौन? ये 50 रुपया वाला। तो 10 नोट होगा 50 रुपये वाला ही, तो कितना निकलेगा? 500। ठीक है, क्योंकि 10 नोट का कीमत कितना हो जाएगा? 500 होगा। तो ये 15 और वो 5, कितना हो गया? 2000 रुपया। क्लियर? अब नोटों की संख्या को जोड़ते हैं तो यहाँ पर 10 जोड़ 15 25 हो रहा है। तो क्या दोनों के संतुष्ट हो रहा है कि नहीं? इसका मतलब ये आंसर सही है। अतः लास्ट में लिखेंगे, अतः 50 रुपये वाले, अतः 50 रुपये वाले नोटों की संख्या बराबर कितना निकला? 10, तथा
100 रुपया वाले नोटों की संख्या बराबर 15। यही तुम्हारा नंबर में उत्तर है, ठीक है ना। चलो, मतलब कुल मिलाकर क्या समझा इस सवाल में? देखो इस सवाल में क्या है कि समझना पड़ेगा, यहाँ पर कंडीशन जो बना है, बस 2 कंडीशन बना है। नोटों की संख्या प्राप्त हो रहा है, तो तुमने संख्या को ही XY माना है। ये नंबर है, जान लो, ये नंबर है, नोटों का नंबर संख्या में है ना। तो नोटों के नंबर को जोड़ो, 25 से तुलना करो और नोटों का वैल्यू तुम अपना प्राप्त करो और 2000 से तुलना कर दो, समीकरण प्राप्त हो जाएगा। और उसको आराम से विलोपन विधि से हल करो। ऐसे हम लोग सिर्फ समीकरण तक ले जाते हैं और छात्रों को बता देते हैं कि जाओ इसको किसी भी विधि से हल कर लेना, ठीक हो जाएगा। समझ गया ना? क्योंकि बोर्ड एग्जाम में क्या होता है कि जितना भी वर्ड प्रॉब्लम है, शब्द समस्या, वह कंडीशन से फ्री रहता है। किसी भी विधि का जो कंडीशन होता है उससे फ्री रखता है उसको। तो अक्सर विद्यार्थी विलोपन विधि को पसंद भी करता है और इसी विधि से हल भी करता है। चलो, अगला सवाल है तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 5। ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है ना। इसमें क्या है, कहाँ गलती करेगा छात्र, इसको देखना है। देखो, किराए पर पुस्तकें देने वाली किसी पुस्तकालय का, कोई पुस्तकालय है, ठीक है ना। तो पुस्तकालय में क्या हुआ, एक सिस्टम बना हुआ है, मतलब एक व्यवस्था है कि कोई फिक्स डे ले लिया गया है, मतलब नियत। तो नियत दिनों के लिए कुछ नियत भाड़ा देना पड़ेगा, है ना। पुस्तकालय से जब तुम पुस्तक लोगे तो वहाँ क्या होता है, एक नियत भाड़ा होता है, उसका एक नियत किराया होता है उसमें, है ना। तो नियत कितना लगेगा, तो उसमें क्या होता है, एक नियत के साथ क्या होता है, एक सिस्टम जुटा हुआ रहता है एक्स्ट्रा से, है ना। तो वही सवाल थोड़ा सा गड़बड़ है। यहाँ नियत में क्या क्या है कि प्रथम 3 दिनों का, मतलब ये हुआ कि पुस्तक लेने के बाद 3 दिन तक, पहला दिन, दूसरा दिन और तीसरा दिन, किसी भी दिन दोगे तो नियत भाड़ा तो लगेगा ही, ठीक है। 3 दिनों के लिए नियत भाड़ा हो जाता है। तो यही जब नियत भाड़ा लिखोगे तो ये हमेशा याद रखना कि 3 दिनों का नियत भाड़ा है। इसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिनों का, प्रत्येक एक एक दिन का अलग से किराया शामिल उसमें किया जाता है, ठीक है। और प्रश्न भी यही लास्ट में पूछा है, क्वेश्चन का पार्ट भी वही है कि नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात करना है। तो स्टार्ट करते हैं, देखेंगे कंडीशन में क्या गलती करते हैं अक्सर छात्र, ठीक है। यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं, माना कि नियत किराया बराबर X रुपया तथा प्रत्येक, यहाँ से देख लो, प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया बराबर Y रुपया। इसलिए प्रश्न से डैश। अब देखो अक्सर कहाँ गलती होता है इसमें, किस चीज़ पर हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है ना। देखो क्या है इसमें, फर्स्ट केस है कि सरिता ने 7 दिनों के लिए एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपया अदा किया है। एक बार पढ़ा, कोई एक लड़की सरिता नाम से है जिसने 7 दिनों तक पुस्तक रखा है और 27 रुपया उसको चुकाया है। तो 7 दिनों के लिए तुम अपना किराया समझो कि क्या होता है, 27 तो कंपेयर हो रहा है, तुलना में जाएगा। तो अगर हम नियत किराया उसको X लिखते हैं प्लस, तो नियत लिखने से ये समझ जाना चाहिए कि 3 दिन का नियत किराया हुआ। कितने दिनों का किराया हुआ? 3 दिनों का। तो 7 दिन जब पुस्तक रखेगा तो 7 दिन में 3 दिन तक तो हो गया X। इसके बाद अतिरिक्त दिन कितना बचा, तो 7 में 3 घटा दो, 4 दिन।
तो 4 दिन के लिए 1 दिन का किराया कितना अतिरिक्त में y, तो 4 दिन का 4y जुटेगा। तो यहाँ पर x + 4y और बराबर टोटल किराया है 27। ये हो जाएगा समीकरण 1। अब यहीं पर अक्सर छात्र गलती करते हैं, क्या सोचकर गलती करते हैं कि x + 7 दिनों का 7y लिखते हैं। अब यहाँ पर क्या है, तो इसको थोड़ा सा हम शुद्ध कर देते हैं कि माना कि प्रथम 3 दिनों का, यहाँ पर हम लिख देते हैं माना कि प्रथम 3 दिन का नियत किराया, ठीक है। तो प्रथम 3 दिन का नियत किराया हुआ, तो x लिखने के साथ ही ये समझ में आ जाना चाहिए कि मैंने 3 दिन का किराया लिख लिया। अब 7 दिन रखेगा तो एक्स्ट्रा डेज में जाएगा 4 डेज, 4 दिन, x + 4y बराबर 27। अगेन सेकेंड केस क्या है, तो देखो जो इसको समझ गया होगा, हमको लग रहा है अब ये गलती कभी नहीं करेगा वो। अब देखो एक, जबकि सुशी नाम है, एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपया अदा किया है, 5 दिन रख रहा है, क्या लिखा जाएगा? अगर हम नियत किराया उसको x लिख दें तो क्या 3 डेज का हो गया, 3 दिन तक का किराया x हो गया। अब एक्स्ट्रा में कितना जा रहा है, तो 5 दिन के लिए एक्स्ट्रा कितना बचा ये बताओ, तो 2 दिन बचा, क्योंकि 5 में 3 दिन तो नियत में इसमें एडजस्ट है, तो x + 2y 2 दिन बचा बराबर 21, समीकरण 2 हो गया। ठीक है, चलो अब इस समीकरण को हल करते हैं, तो कैसे हल होगा? यहाँ पर x गुणांक दोनों का बराबर दिख रहा है, x है, सिर्फ समीकरण को क्या करना है, इसको घटाना है। यहाँ हम लिख देते हैं घटाने पर, बहुत जल्दी बनाना है तो इसको तुरंत उतारो। x + 4y बराबर 27 और x + 2y बराबर 21। घटाने पर चिन्ह बदलो, कैंसिल, ये 4y में 2y घटेगा, 2y बराबर 27 में 21 6, या y बराबर 6/2 3, इसलिए y बराबर निकल गया तुम्हारा 3। ये तुम्हारा निकल गया 1 दिन का अतिरिक्त जो होगा एक्स्ट्रा में, वो 3 रुपया लग रहा है। अब नियत को देख लेते हैं, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, यहाँ पर समीकरण 1 में y का मान रखने पर, अब समीकरण 1 क्या चल रहा है, x + 4y 4 गुना 3 = तुम्हारा 27 है। ठीक है, या x + 4 × 12 बराबर 27 हुआ, या x बराबर 27 - 12, इसलिए x बराबर 27 में 12 15। ठीक है, तो ये नियत भाड़ा तुम्हारा कितना निकल गया, नियत किराया 3 दिनों का कितना निकल गया, ये तुम्हारा 15 रुपया है ना। तो नियत किराया 15 रुपया निकल गया, और यहाँ पर अतिरिक्त दिनों का किराया कितना, 3 रुपया। अगर नियत जैसे ही लिखा जाएगा फर्स्ट केस में, तो नियत 15 रुपया लगेगा 3 दिनों का, और उसके बाद अगर अतिरिक्त क्या दिन रखा है पहले केस में, तो 4 दिन रखा है, तो 4 × 12, तो 15 12 27 हो रहा है। अतः मेरा आंसर क्या चल रहा है, सही। अतः प्रथम 3 दिन का, प्रथम 3 दिन है, 3 दिन का नियत किराया बराबर 15 रुपया, तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया बराबर 3 रुपया।
यही तुम्हारा आंसर हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर तुम्हारा जो सवाल है ये हमेशा ध्यान रखना है इसमें कि हम लोगों को क्या करना है इसमें कि ये हमेशा ध्यान रखना है कि अगर नियत में कुछ एडजस्ट हो रहा है, क्या बोला गया, नियत डेज में कुछ एडजस्ट हो रहा है, तो इस बात को समझ करके रखना है कि नियत का भाड़ा लिखने के बाद एक्स्ट्रा डेज को समझ लेना है, तब जा कर के समीकरण तुम्हारा सही होगा। चलो, अगर आपको यह वीडियो पसंद हुआ होगा तो आप इसे लाइक और अपने मित्रों को भी शेयर करें। अगर यह वीडियो कोई नए छात्र देख रहे हैं पहली बार, तो मैं चाहूँगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके देखें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। पुनः मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।